हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच is used to run electric train, various electrical appliances in our homes, and it is also used to run various machines in the industries. Okay, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज कोई एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि किसी भी मैटर में फोर्स प्रोड्यूस करा दे। तो आपको ये पता है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस की जो नेमिंग दी गई थी वो करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अब इनके बाद इसकी प्रॉपर्टीज चार्जेस की आपने पढ़ी। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती हैं सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों होता है वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जिसमें जुड़े हुए होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक सर्किट बनाता हूं, यहाँ पे ये मेरे पास एक रजिस्टर है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा इनके सिंबल्स के बारे में। एक रजिस्टर के ऊपर मैंने क्या किया, एक बैटरी अप्लाई की हुई है। ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया हमने। तो बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली निगेटिव, ये निगेटिव हो गया। यहां पर एक की लगा दी हमने। तो इस तरह से इस रजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। बेटा जो सर्किट होता है, सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं, और ये डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन कहलाती है। कौन सी डायरेक्शन होती है ये? कन्वेंशनल डायरेक्शन। अगर एक्चुअल डायरेक्शन की बात करें तो एक्चुअल डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, वो एक्चुअल डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये सर्किट हो गया। सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में और उनके सिंबल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, अगर मैं रजिस्टर की बात करता हूं, ये आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो अपनी बुक से। रजिस्टर को हम इस तरह से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपका इस तरह से होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, तो इसका सिंबल बेटा एक आप जो वायर लीजिए इस तरह से और ऐसे करके सिंबल बना दीजिए। तो ये सिंबल होता है वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। वायर जॉइंट का सिंबल देखिए, वायर जॉइंट का सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सिंबल्स जो है वो सिंबल्स आपको अपनी बुक में से इनको लर्न कर लेना है। ठीक है, मैं सारे सिंबल्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू यहाँ पे चार्ज है, टी यहाँ पे टाइम है। चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट बच्चों कूलाम होती है, और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम करंट की यूनिट की बात करें तो यहाँ पे चार्ज की यूनिट कूलाम हो गई और टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उनके ओनर में कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोल दिया गया। ठीक है, तो एम्पियर को कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। अगर 1 एम्पियर की बात करें तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में फ्लो होता है तो उससे बहने वाला जो करंट होता है वो 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब इसके बाद बेटा मैं बात करूंगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई भी जैसे चार्ज है हमारे पास, उस चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसमें कोई एक टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस रीजन को, उस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है द रीजन और स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज इन विच ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑन इट, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field। जैसे हमारे पास सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा जिसमें कोई टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको मैंने आपको बताया वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब सपोज करिए कोई चार्ज हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई चार्ज है, उस चार्ज को आप इंफिनिटी से और मूव करा रहे हो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो इसको इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कराने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इसको हम V से दिखाते हैं, वर्क डन कहां से? इंफिनिटी से, और कहां तक? कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां पे A बोल दीजिए, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A अपॉन चार्ज मूव्ड, कितना चार्ज मूव कराया है आपने? Q0 चार्ज को मूव कराया है, ठीक है। तो यहां पर V इक्वल टू W अपॉन Q, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, तो जूल पर कुलाम JC-1, ठीक है। जूल पर कुलाम को और कुछ भी कहते हैं, जूल पर कुलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। एक साइंटिस्ट थे अलेसेंड्रो वोल्टा, उनके ऑनर में इसको बोल दिया गया वोल्ट। तो एक वोल्ट को डिफाइन करेंगे हम, एक वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा अगर हम एक कुलाम चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो, तो उसमें जितना वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो ज्यादा अंतर नहीं होता तो क्या होता है? जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी एक पॉइंट यहां से X से और इस पॉइंट Y तक आप किसी चार्ज को मूव करा रहे हो विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी यूनिट की बात करते हैं, पहले अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो बस इतना अंतर आएगा, W ये सेम रहेगा, इंफिनिटी की पे आएगा आपका X से कहां तक? Y तक अपॉन Q0। आपने इतना Q0 चार्ज को मूव कराया, तो ये भी एक तरह का वर्क डन है। अब ये वर्क डन है और अपॉन चार्ज मूव्ड, तो इसकी यूनिट भी वोल्ट होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपके चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या कहता है ये जानते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी अगर आप किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो यानी बैटरी आप लगा देते हो उसके एंड्स के अक्रॉस, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो उसके एंड्स के अक्रॉस जितना पोटेंशियल आपने लगाया हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने दिया था ये? जॉर्ज साइमन ओम ने इसको दिया था, इसलिए इसको ओम्स लॉ बोलते हैं हम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, यानी आप अगर कोई पोटेंशियल लगा रहे हैं तो वहां पे बहने वाला जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए मैं इक्वल टू का साइन लेना होता है और एक कांस्टेंट लेना होता है। तो V इक्वल टू आप लिखेंगे इसको RI। R यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको आप RI लिख सकते हो या IR लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे R एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको हम? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस एक तरह का अपोजिशन होता है। किसके द्वारा? अपोजिशन बाय द कंडक्टर।
और किसके लिए? टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर रेजिस्टेंस की दूसरी डेफिनेशन आप यहां से निकालेंगे तो R इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो बच्चों अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, बेटा जो V है, V की यूनिट मैंने आपको बताई थी वोल्ट होती है, ठीक है। तो वोल्ट अपॉन I की यूनिट आपको बताई थी एम्पियर होती है। तो वोल्ट पर एम्पियर, अब वोल्ट पर एम्पियर को हम VA-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वोल्ट पर एम्पियर को और भी कुछ बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओम। क्या बोला जाता है? ओम। और इसका सिंबल होता है ओमेगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो क्या पढ़ा था आपने? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर जितना लेंथी होगा ना, जितना लंबा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर एक कंडक्टर छोटा है इस तरह का और एक कंडक्टर फिर इस तरह से बड़ा हो गया तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को, इसको फर्स्ट बना दीजिए, इसको सेकंड बना दीजिए और इन दोनों को कंबाइन करिए। तो ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकंड, तो बच्चों इन दोनों को कंबाइन करने पे हमें मिल जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब फिर से वही बात कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन था यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हटाने के लिए किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो बेटा फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस रो को हम क्या बोलते हैं? रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको लर्न रखना है। अब अगर मैं यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो इसी फॉर्मूले से आप रो निकालेंगे। तो रो को तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ए ऐसे आ जाएगा इसके आर के साथ और ये एल अपॉन में आ जाएगा। तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब यहां से बच्चों आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी दे सकते हो। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप कैसे देंगे कि इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इक्वल टू 1 मीटर देन रो इक्वल टू आर, तब रो आर के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ a conductor is equal to the resistance of that conductor which is having area of cross section 1 meter square and length 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। अब बेटा जो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आपने निकाला था रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला आपने निकाला था। तो यहां पर आप जो ए है ना, वो ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो वायर है आपका उसको आप कट करेंगे तो आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक, तो ये क्या होगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अब आर इक्वल टू डी बाई टू होता है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो वहां पर क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि इसकी आर की जगह पे आप डी बाई टू लगाएंगे तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 और एल यहाँ पे 7 था, तो आर इंटू पाई डी स्क्वायर, आर इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L। इस तरह से आप रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेजिस्टिविटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। रेजिस्टिविटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये ओम्स लॉ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है ओम्स लॉ को। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट जो फैक्टर है, अभी हमने 2 फैक्टर्स ये लिए थे, पहला फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर ये था, तीसरा फैक्टर आपका होता है, अच्छा यहाँ पे हमने यूनिट की बात नहीं की अभी रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर और जो लेंथ है इसका मीटर, तो मीटर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी अभी, तो ओम मीटर, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, तो इसको भी आपको लर्न रखना है। तीसरा फैक्टर होता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है वो किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर
तो ये तीसरा फैक्टर हो गया, ठीक। क्योंकि बेटा जो अलग अलग कंडक्टर्स होते हैं, अलग अलग जो मटेरियल्स के बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंडक्टर्स अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं, तो उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है, बड़ी क्लासेस में जब आप आएंगे। तो अगर किसी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो अच्छा कंडक्टर होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो थोड़ा सा पुअर कंडक्टर होगा, ठीक है। तो अब चौथा फैक्टर है रेजिस्टेंस, जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल और द कंडक्टर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लेट मी इरेज इट। बेटा जो रजिस्टर्स होते हैं इनको हम दो तरीके से जोड़ते हैं। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा है बेटा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम एंड टू एंड कनेक्शन कहते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन। अभी आपको समझाऊंगा किस तरह से बोलते हैं इसको, ठीक। और जो पैरेलल है उसको सेम एंड कनेक्शन बोलते हैं, सेम एंड कनेक्शन। देखिए किस तरह से, जैसे आपके पास आपके पास कुछ रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर ये है आपके पास, इसका ये वाला जो एंड है ये पहला एंड है, और ये वाला जो एंड है ये दूसरा एंड है। अब ऐसे ही आपके पास एक दूसरा रजिस्टर है, तो इसका ये पहला एंड और ये वाला दूसरा एंड। ऐसे एक तीसरा रजिस्टर है आपके पास, तो ये पहला एंड और ये दूसरा एंड। अगर आपने ये 1 1 1 यानी पहले एंड को एक ही वायर से ज्वाइंट कर दिया और 2 2 2 इनको एक ही वायर से ज्वाइंट कर दिया, तो ये तो हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो दूसरा वाला यानी सेम एंड कनेक्शन, सेम एंड आपने एक ही तरफ जोड़ दिए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस तरह से पहचानने की ट्रिक है, आप इसको आसानी से इस तरह से पहचान सकते हो। और अगर आपने 2 को 1 से जोड़ा, 2 को 1 से जोड़ा, 2 को 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और अगर आपने ऐसे जोड़ दिया तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे वो उसी तरह से कंटिन्यू होते जाएंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जैसे सपोज करिए आपके पास दो रजिस्टर्स हैं, तो उनके लिए 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आपको तो R निकालना होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका डेरिवेशन किस तरह से होगा, तो डेरिवेशन में आपको बता देता हूँ डेरिवेशन कैसे होगा। देखिए बेटा, आपको ध्यान ये रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है, करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ये वाला पहला R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो V2 मान लिया हमने, ठीक, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर पोटेंशियल हमने V3 मान लिया, ठीक है। और इसको यहाँ पर एक की लगाते हुए सर्किट को कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहता है। ये ट्रिक है इसकी, ये लर्न रखना है आपको, ठीक। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल पोटेंशियल हम निकालेंगे, तो टोटल पोटेंशियल तो हमारा जो बैटरी से हमने लगाया था ना वो V था। अब V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब आपको ओम्स लॉ से पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है। अब यहीं से V1 क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से, IR1, V2 क्या हो जाएगा, IR2, और V3 क्या हो जाएगा, IR3, इस तरह से हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो IR इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन है तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, IR इक्वल टू I कॉमन लेते हुए R1 प्लस R2 प्लस R3,
ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में सेम यही चीज चलेगी। क्या होगा वहां पे, क्या लर्न रखना है आपको कि वहां पे पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल में और करंट बट जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो देखिए मैं पैरेलल के लिए भी आपको बता देता हूं, ये तो आपका हो गया सीरीज का। अगर पैरेलल में जो है हमारे पास रजिस्टर्स इस तरह से जुड़े होंगे, देखिए रेजिस्टर्स मैंने जोड़ दिए। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम रहता है अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये वाला R1 है, ये वाला R2 है और ये वाला R3 है, ठीक। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सेम है और करंट डिवाइड हो जाता है। तो इसमें चला गया करंट I1, इसमें चला गया I2 और इसमें चला गया I3 और यहाँ पे करंट था I और ये जंक्शन इसको मिला, यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे करंट टोटल I होगा, ठीक। तो यहाँ पे बैटरी का सिंबल बना दीजिए और फिर उसके बाद एक की का सिंबल बना दीजिए और इस तरह से सर्किट कंप्लीट कर दीजिए। तो ये पॉजिटिव बड़ा वाला लीड और ये वाला नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पर टोटल करंट आप निकालेंगे, क्योंकि जो चीज डिवाइड होती है उसी को टोटल निकालना होता है आपको, ठीक है। तो टोटल करंट जो होगा यहाँ पे, टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। देखो बेटा यहाँ क्या चीज कॉमन है, क्या चीज बिल्कुल सेम सी लग रही है। जो चीज डिवाइड होती है ना उसी को हम ले लेते हैं टोटल जो है। तो V1 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से ले लिया। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, बस ये चीज ध्यान रखनी होती है आपको कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें पोटेंशियल डिवाइड होता है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें करंट डिवाइड होता है। तो जो चीज डिवाइड हो रही होती है उसको आपको टोटल करके दिखाना होता है। तो उस तरह से इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब ओम्स लॉ से, अब ओम्स लॉ लगाएंगे आप, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर V इक्वल टू IR होता है बच्चों, V इक्वल टू IR। तो यहां से आप क्या करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R निकाल देंगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहां से I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 वैल्यूज रख दीजिए बस जो है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 इस तरह से आ जाएगा। V कॉमन है, V कैंसिल कर दीजिए। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये इस तरह से पैरेलल का आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये ओम्स लॉ फिनिश हो गया। अभी ओम्स लॉ में एक चीज ग्राफ और रह गया, ठीक है, VI ग्राफ जिसको बोलते हैं हम, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ है, उसको मैं आपको बताता हूं। इसको आप समझ लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक। तो अभी मैं ग्राफ और आपको समझाऊंगा कि VI ग्राफ किस तरह से हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, किस तरह से VI ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो VI ग्राफ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई VI ग्राफ दे दिया आपको और फिर वहां पे पूछ रहा है कि आप बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अभी मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, ठीक है। तो अभी मैं VI ग्राफ की बात करता हूं, ठीक है, जो कि ओम्स लॉ का ही पार्ट है। ये भी ओम्स लॉ का ही पार्ट चल रहा था, ठीक। तो बच्चों यहां पर हम बात करते हैं VI ग्राफ की। तो देखिए बेटा VI ग्राफ जो है वो आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है और ये ग्राफ हमारा आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ रहा है उसका मतलब क्या है, कंडक्टर हमारा कैसा है, कंडक्टर हमारा ओहमिक है। ओहमिक का मतलब क्या है, दैट ओबेज ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा जो ये ग्राफ है ये आपको R देगा। इस एक्सिस पर हमने I को ले लिया, I आपने एम्पियर में लिया हुआ है और इस पर वोल्टेज को ले लिया, वोल्टेज आपने वोल्ट में लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आ जाता है। तो इस ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, इस ग्राफ पर आप कहीं पर भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, इन दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो इस तरह से तो यहां पर आप निकाल पाएंगे यहाँ पे tan थीटा, यानी यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको रेजिस्टेंस दे देगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे आप, tan थीटा इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो P अपॉन बी, परपेंडिकुलर हमारा लेवलिंग कर लीजिए A B और C, तो यहाँ पे BC अपॉन
ए बी। अब आपको बी सी निकालना है, तो बी सी कैसे निकालेंगे, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है, तो बी सी आ जाएगा। और अगर ए बी आपको चाहिए तो आप इस बी वाली वैल्यू में से ये वाली ए वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू आप माइनस कर देंगे, इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये किसके इक्वल होगा, यही आपका आर के इक्वल हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे आपको ग्राफ दे रखा है, वी आई ग्राफ इस तरह से प्लॉट करेंगे हम, या अगर ग्राफ दिया है तो उससे वो पूछ सकता है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जैसे ऐसे ग्राफ आपको दिया और उसमें दो ग्राफ दे दिए इस तरह से, यानी इसको P बना दिया, इसको Q बना दिया, ऐसे दिया, वो पूछ रहा है रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, यहाँ पर I लिया है, यहाँ पे V लिया है, आपको VI ग्राफ दिया है, ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। तो बच्चों जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। तो आप अगर एक बॉल यहाँ पर रखेंगे और एक बॉल यहाँ रखेंगे तो कौन सी बॉल जल्दी से रोल करना स्टार्ट कर देगी, तो जो बॉल जल्दी से रोल करना स्टार्ट कर दे उसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। अगर उसका स्लोप ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा है, मोर इज द स्लोप मोर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसको बोला जाता है। तो बेटा जब कभी भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर बिकम समहाउ हॉट। This phenomena is called heating effect of electric current. That is, whenever electric current flows through a conductor, then the conductor becomes somehow hot. तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे कि वो थोड़ी देर वर्क करते वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से हीट अप हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक आयरन आपकी होती है, इलेक्ट्रिक आयरन में ये इफेक्ट का यूज करके ही हम जो है उसको ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो भी हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक गीजर होता है। तो दीज आर द अप्लायंसेस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसको हम बोलते हैं। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको लर्न रखना है कि आई स्क्वायर आर टी इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इसके यूजेस, इसके जो अप्लायंसेस जिनमें यूज होता है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर बेटा इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है ये, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पर देखिए पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला इसका ये हो गया। अब जो वर्क डन है ना बच्चों, वर्क डन VI के इक्वल भी होता है, W इक्वल टू VI T, VI के इक्वल नहीं, VI T के इक्वल, ठीक है। तो वर्क डन VI इंटू T के इक्वल भी होता है। तो यहां से हम जब इसमें W की जगह पर VIT लगाएंगे, VIT अपॉन T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास P इक्वल टू VI एक फॉर्मूला और आ जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर का, ठीक है। अगर हम तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं तो आप ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू IR, इस V की जगह पर IR लगा दीजिए। तो P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये आपके पास तीसरा फॉर्मूला पावर का आ जाता है। अगर आप इस I की जगह पर यहां से I इक्वल टू V अपॉन R लगा देंगे तो यहां पर आपके पास P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये पावर का 4th फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर है। ये इलेक्ट्रिक पावर के चारों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है। तो घरों में जो मीटर लगे होते हैं बाहर, जो है जो मीन्स पे लगा होता है, तो उसमें यूनिट आप कहते हैं इतनी यूनिट बन गई इसकी, ठीक है। तो वो क्या होता है, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो यूनिट होती है। अगर पावर की यूनिट की बात करेंगे तो पावर की यूनिट होती है वाट। क्या होती है, वाट। अगर बड़ी यूनिट की बात करें तो वो होती है किलोवाट, ठीक। और अगर यही इस किलोवाट को आप 1 आवर तक यूज कर रहे हो तो वो kWh वो यूनिट हो जाती है। यानी आप जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे करते हो वो बिल जो है किलोवाट आवर में आता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है और वो पोर्शन है डोमेस्टिक वायरिंग का। तो जो डोमेस्टिक वायरिंग जो करी जाती है, यानी आपके घरों में जो वायरिंग होती है, वो वायरिंग आप किस में करते हो, कैसे कॉम्बिनेशन में करते हो, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर फॉल्टी है, अगर आपने सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो सीरीज में कंबाइन करने पे अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका फॉल्टी हो गया ना, तो वहां पर क्या होगा कि वो पूरी की पूरी लाइन को खराब कर देगा। यानी आपके घर में ना अंधेरा हो जाएगा, कोई भी अप्लायंस पर वर्क ही नहीं करेगा। और
अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या, अगर कोई एक अप्लायंस वर्क करना बंद कर देता तो और रिमेनिंग जो अप्लायंसेस हैं वो आपके वर्क करते रहेंगे, घर में अंधेरा नहीं होगा, बल्ब जलता रहेगा। फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अगर बल्ब फ्यूज होगा तो फिर तो अंधेरा होना ही होना है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये रिवीजन वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए दूसरे और चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो जल्दी ही अपलोड करूं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।